हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है रुद्रप्रयाग जिला। और रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित इससे पहली वीडियो मैंने अपलोड की है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम रुद्रप्रयाग जिले का नदी तंत्र, प्रमुख झीलें, ताल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं रुद्रप्रयाग जनपद का जो नदी तंत्र। इससे पहली वीडियो में मैंने रुद्रप्रयाग जिले का भौगोलिक विस्तार, उसका इतिहास, उसके प्रमुख जो पर्यटक स्थल वे मैंने विस्तार से बताए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट भी करें। सबसे पहला आता है मंदाकिनी नदी, क्योंकि जो मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ मंदिर है, जो क्या है भाई, केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर से ऊपर एक चोराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? चोराबाड़ी हिमनद पड़ता है ग्लेशियर। इस चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही निकल कर आती है मंदाकिनी नदी। क्या निकलती है यहाँ से? मंदाकिनी नदी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है तो आपको याद रखना केदारनाथ मंदिर के पास से या ऊपर से चोराबाड़ी ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद की मंदारचल श्रेणी के चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। फिर ताज सोनगंगा, सोनगंगा सोनप्रयाग में मंदाकिनी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो आपसे पूछ ले जाएगा कि सोनगंगा व मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? तो सोनप्रयाग में। सोनगंगा व मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है? तो कहाँ होता है? सोनप्रयाग में होता है। या आपसे सीधा सीधा पूछ ले जाएगा कि सोनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये मंदाकिनी की सहायक नदी है। यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। फिर आता है नेक्स्ट मधुगंगा। मधुगंगा मंदाकिनी में कालीमठ में, जो कालीमठ है इसके आसपास इसका संगम हो जाता है। तो आप लोगों से सीधा पूछ लिया कालीमठ में कौन सी नदी मंदाकिनी में मिलती है? तो आपको याद रखना मधुगंगा। मधुगंगा मंदाकिनी में मिल जाती है। कहाँ पे? कालीमठ में। जो कालीमठ है ये कवि कालिदास का, कवि कालिदास कालिदास का जन्म स्थल है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कालीमठ के पास में एक स्थान है कविल्टा, और यहाँ पे कालिदास का क्या हुआ है? जन्म हुआ। तो कालीमठ में मधुगंगा मंदाकिनी में आकर क्या जाती है? मिल जाती है। तो मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की। नेक्स्ट आता है लस्तर नदी। जो लस्तर नदी है वह सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। लस्तर नदी क्या होता है? मंदाकिनी में मिलती है। कहाँ सी? सूर्य प्रयाग में। आपसे सीधा ही पूछ जाएगा कि सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी के साथ में कौन सी नदी का संगम होता है, कौन सी नदी आकर मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लस्तर नदी। तो लस्तर नदी, मधुगंगा और सोनगंगा आप लोगों की। फिर रावण गंगा, ये सारी की सारी मंदाकिनी की सहायक नदियां। तो आपसे पूछेगा मंदाकिनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? लस्तर नदी है, मधुगंगा, सोनगंगा और रावण गंगा। ये सारी की सारी मंदाकिनी की सहायक नदियां। और ऐसा माना जाता है कि जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के अंदर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ठीक है, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु। भगवान शिव को महेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने स्नान किया था यहाँ पे आकर। यहीं पे आए थे मैं, और यहाँ पे क्या किया था? स्नान किया था। इसलिए ये बहुत पवित्र नदी है। और ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी के अंदर नहाने से, क्योंकि यहाँ पे कौन नहाया? किसनों किन्होंने स्नान किया? ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने। ब्रह्मा, विष्णु और शिव या महेश ने यहाँ पे क्या किया? स्नान किया। इसलिए मंदाकिनी नदी में नहाने से ऐसा माना जाता है कि लोगों के जो पाप है ना धुल जाते हैं। यदि किसी ने पाप किया हो ना भाई तो चल पड़ो मंदाकिनी की ओर। एक बार फिर से, यदि किसी ने पाप किया हो ना तो कहाँ चल पड़ो भाई? मंदाकिनी की ओर। नहा के आओ और अपने पापों की सब मुक्ति पाओ। और जो मंदाकिनी नदी है ना इसे बोले जाता है प्यासवी नी।
प्यासवनी नदी। इसका जो दूसरा नाम हो वह प्यासवनी नदी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी का नाम प्यासवनी नदी है, तो आपका याद रखना है मंदाकिनी नदी को प्यासवनी नदी बोलते हैं और काली गंगा बोलते हैं सर। काली नदी नहीं, काली गंगा, ये याद रखना है। यदि आपसे पूछ जाए प्यासवनी नदी किस नदी का नाम हो, मंदाकिनी का नाम हो, या काली गंगा किसे कहते हैं, मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं, मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं। तो इससे जुड़े हुए फैक्टर जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, बहुत अच्छी तरीके से, वरना सिलेक्शन लेना बहुत भारी हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी और कुछ काम आपका पाप धुलने से भी हो जाएगा। यदि पाप कर रखे होंगे तो मंदाकिनी नदी में ना हो जाएगा भाई, मैं तो नहाया आया भाई, अपने पापों को दूर कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट आता है हमारा केदारनाथ आपदा। जो केदारनाथ आपदा है इससे लगभग सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित है, क्योंकि जो है केदारनाथ आपदा है ये 16 से 17 जून 2013 में आती है। और जब 2013 में आपदा आती है तो उसने केदारनाथ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। क्या मचाई है? तबाही मचाई है, जिस कारण इसमें सैकड़ों लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सारे रास्ते और केदारनाथ मंदिर लगभग ध्वस्त हो जाता, टूट जाता, बस बचती है तो शिव की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति इसमें बच जाती है। और जो ये आपदा है इसका मुख्य कारण होता कि जो अतिवृष्टि होती है उस समय अत्यधिक बारिश, और जो आसपास का एरिया होता है वहां पे बादल फट जाता है। क्या फट जाता है? बादल फट जाता है, जिस कारण जो चोराबाड़ी ग्लेशियर होता है वो टूट जाता है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटने के कारण जो मंदाकिनी नदी होती है वह अपने उफान पा जाती है, क्योंकि जो मंदाकिनी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या? चोराबाड़ी ग्लेशियर। जब चोराबाड़ी ग्लेशियर टूट जाएगा तो जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है और सैकड़ों लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और वे फंस जाते हैं। और उन्हें राहत दिलाने के लिए जो सरकार होती है वो एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है सूर्य होप। ऑपरेशन सूर्य होप लॉन्च किया जाता है। तो आप लोगों से सीधा सीधा पूछ ले जाएगा कि जब 2013 में आपदा आई थी तो आपदा से फंसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सूर्य होप, सरकार ने लॉन्च किया। देखते हैं 16 से 17 जून 2013 में अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश और बादल फटने के कारण ये आपदा आती है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर, क्या जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वो टूट जाता है, और टूटने के कारण जो मंदाकिनी नदी होती है, मंदाकिनी नदी जो होती है वो उफान पा जाती है और भारी तबाही मचाती है। क्या करती है? भारी तबाही मचाती है। और जनता को राहत दिलाने के लिए, जो उसमें फंसे हुए उन्हें बचाने के लिए सरकार ऑपरेशन सूर्य होप चलाती है। ऑपरेशन सूर्य होप चला जाता है। नेक्स्ट हमारा रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख ताल व जिले। सबसे पहला जो ताल है वो चोराबाड़ी ताल, और चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर, क्या गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद में उनकी जो समाधि है वो कहाँ होती है? राजघाट में। आप लोगों को पूछ ले जाके महात्मा गांधी की समाधि कहाँ से है? राजघाट में। और 30 जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी अस्थियां होती है, क्या होती है? अस्थियां, उनका जो विसर्जन है वो चोराबाड़ी ग्लेशियर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चोराबाड़ी ग्लेशियर में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। इसलिए चोराबाड़ी ग्लेशियर को गांधी ताल, गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, यही मुख्य कारण है। देखते हैं इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, और इसीलिए इस ताल को गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है। इस ताल को सुरवादी ताल भी कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि महात्मा गांधी जी की अस्थियां किस ताल में डाली गई थी, उनका विसर्जन कहाँ किया गया था? तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा सुरवादी ताल। तो सुरवादी ताल ही बोलते हैं, चोराबाड़ी ताल ही बोलते हैं, गांधी ताल ही बोलते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो इनके नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं आपको। और यह जो ताल जो आपदा आती है 2013 में उसमें क्या जाता है? नष्ट हो जाता है। यदि पूछा जाए कि चोराबाड़ी ताल कब नष्ट हुआ तो 2013 में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है देवरिया ताल। नेक्स्ट ताल हमारा देवरिया ताल। यह जो ताल रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ताल रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर स्थित है
और इसके चारों ओर बांस व बुरांस के घने वृक्ष स्थित है। यदि हम इसकी बात करते हैं जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बांस व बुरांस के घने वृक्ष इसके चारों ओर फैले हुए हैं और ये बड़े प्यारे लगते हैं। और इस ताल में चौखंबा पर्वत आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हिम शिखर है उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी ताल के अंदर चौखंबा पर्वत है ना, जो उसका हिम शिखर, जो बर्फ का जो पहाड़ है उसका प्रतिबिंब ना देवरिया ताल के अंतर्गत दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब इतना मनमोहक लगता है, यदि आप इसे देख लोगे ना तो आप देखते रह जाओगे, बहुत ज्यादा मनमोहक दृश्य होता है। और इस ताल को ही पुराणों में इस ताल को इंद्र सरोवर कह के उल्लेखित किया गया है। यदि पूछ ले जा कि किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवरिया ताल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस दिन भी प्रश्न छप गया ना उस दिन बच्चे गलत करेंगे और छपेगा अगर परीक्षाओं में सीधा पूछ जाएगा कौन सा ताल को इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। इंद्र सरोवर, तो आपका आंसर हो जाएगा देवरिया ताल। इंद्र सरोवर आपका आंसर हो जाएगा देवरिया ताल। तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखना, सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट यही है इसका। नेक्स्ट है भेकताल। यदि हम भेकताल की बात करते हैं तो यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह एक अंडाकार ताल है। कैसा ताल है? अंडाकार ताल। इसका सबसे मुख्य जो पॉइंट है अंडाकार ताल। तो यदि पूछा जाए रुद्रप्रयाग जिले में वह कौन सा ताल है जिसका आकार अंडे के आकार का, तो आपका आंसर हो जाएगा भेकताल। फिर आता है वासुकी ताल। यदि हम वासुकी ताल की बात करते हैं तो ये संयुक्त रूप से टिहरी व रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह 2 जिलों में देखने को मिला, टिहरी व रुद्रप्रयाग। जो वासुकी ताल है यह टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और जो वासुकी ताल है ना, इसी ताल से ना सोनगंगा नदी निकलती है। इसी ताल से क्या निकलती है? सोनगंगा का उद्गम होता है। तो यदि पूछ रहा जाए कि सोनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है तो वासुकी ताल से या वासुकी नदी, सोनगंगा को वासुकी नदी बोलते हैं, तो वासुकी नदी का उद्गम होता है और ये मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। फिर आता है बधानी ताल। ये भी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सीधा पूछ ले जाएगा बधानी ताल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित प्रमुख कुंड कौन कौन से कुंड? रुद्रप्रयाग में कुछ गर्म कुंड और कुछ ठंडे कुंड। सबसे पहले देखते हैं ठंडे कुंड। यदि हम ठंडे कुंड की बात करते हैं तो 12 ठंडे कुंड है। 12 क्या है? ठंडे कुंड। सीधे पूछने जाएंगे वन लाइनर कि अमृत कुंड किस जनपद में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। हंस कुंड कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। उदक कुंड कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग। रेतस कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग। नदी कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग। ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग। विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, शिव कुंड, रुधिर कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। फिर आ जाएगा मणिकर्णिका कुंड। ये बहुत बार पूछे जा चुका कुंड। ये पूछ ले जाएगा कि मणिकर्णिका कुंड किस जनपद में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जिले में। मणिकर्णिका कुंड किस प्रकार का कुंड है? गर्म कुंड, ठंडा कुंड। तो आपको याद रखना मणिकर्णिका कुंड एक प्रकार का ठंडा कुंड। सरस्वती कुंड, ये भी कहाँ से है? रुद्रप्रयाग में। तो आप लोगों से 2 ही फैक्ट बनेंगे यहाँ से, या तो आपसे पूछ जाएगा कि किस प्रकार का कुंड है, या आपको डायरेक्ट प्रश्न दे जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड ठंडा कुंड नहीं है। 3 ऑप्शन ये होंगे ना सर, एक ऑप्शन कोई और मिल जाएगा, तो आपको ऐसे पूछ ले जाएगा ठंडा कुंड। नेक्स्ट आता है गर्म कुंड। गर्म कुंड में आता है गौरी कुंड और घोरी अमोला कुंड। 2 कुंड ऐसे हैं रुद्रप्रयाग जिले में जो गर्म है, एक भोरी कुंड और दूसरा है गौरी अमोला कुंड। ये रुद्रप्रयाग जिले में दोनों ही गर्म कुंड है। फिर आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुग्याल। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित बुग्याल। सबसे पहला था बरमी बुग्याल। सीधा ही पूछ ले जाएगा बरमी बुग्याल स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जिले में। बरमी बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। चोपता बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। कसनी खर्क बुग्याल स्थित है
रुद्रप्रयाग जिले में। फिर अतः मणिनी बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। फिर अतः अली बुग्याल ये स्थित है आप लोगों का रुद्रप्रयाग जिले में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊपर से तो क्वेश्चन बन चुका, अब ये वाला क्वेश्चन बनने वाला आगामी परीक्षाओं में। यहाँ से यदि हम अली बुग्याल की बात करते हैं ना, तो ये चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिले के बीच स्थित है, तो यदि हम अली बुग्याल, क्योंकि मैंने आपको चमोली जिला पढ़ा, चमोली जिले के अंदर ही मैंने अली बुग्याल पढ़ा आप लोगों को, तो यदि हम अली बुग्याल की बात करते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऊपर के जो क्वेश्चन है लगभग बन चुके हैं, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुग्याल है जो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुग्याल है जो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आप लोगों को इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अली बुग्याल। क्या आंसर हो जाएगा? अली बुग्याल। ये चमोली रुद्रप्रयाग दोनों जिलों के बीच में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपको आगामी परीक्षाओं में जल्दी देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, और जिससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रुद्रप्रयाग जनपद के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, और वह वीडियो आपको जरूर देखनी है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।